यस डियर फ्रेंड्स, अपन लोग एस 4 के अंदर जैसा कि कल अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि एस 4 के अंदर कौन से इवेंट्स कवर होते हैं जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद में हो रहे लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूवल होने के पहले। और अब देखो 30/6 को अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो रहे हैं तो इसके अंदर कौन से इवेंट्स आएंगे? 1/4 से लेकर 30/6 के बीच में होने वाले सारे इवेंट्स को अपन लोग ईओईबीडी बोलने वाले हैं। लेकिन लेकिन सारे ईओईबीडी एडजस्टिंग रहते क्या? नहीं, सारे ईओईबीडी एडजस्टिंग नहीं रहते हैं। जिनका पिछले साल से कोई रिलेशनशिप है उनको ही अपन लोग एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्टिंग इवेंट मतलब क्या रहेंगे? ऐसे इवेंट्स जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद में हो रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल के पहले हो रहे, जिनका पिछले साल से कोई वास्ता है, और जो एक ऐसा इवेंट हो रहा इस दौरान जो कि ज्यादा एविडेंस प्रोवाइड कर रहा अबाउट द कंडीशंस दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट, तो उनको अपन लोग एडजस्ट करने वाले हैं। नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट जैसे कि अचानक से फ्लड आ गया, अचानक से फायर आ गई इस दौरान, तो उनको अपन एडजस्ट करेंगे क्या? नहीं सर। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनका पिछले साल से कोई लेना देना नहीं। फिर अपन ने देखा था कि कुछ नॉन एडजस्टिंग इवेंट को आपको एडजस्ट करना पड़ता था, मतलब दिस इज एक्सेप्शन टू दी नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कुछ एडजस्टिंग इवेंट को आप नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हुए भी आपको उनको एडजस्ट करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो ऐसे इवेंट रहते थे जो कि एंटिटी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन को अफेक्ट करते थे। मतलब ऐसा कुछ हो गया जैसे बहुत बड़ा फ्लड आ गया, बहुत बड़ी फायर आ गई, बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ, जिसके बाद में कंपनी डबल से खड़ी नहीं हो सकती, कंपनी अब डबल से चल ही नहीं सकती। कंपनी अब गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो नहीं कर रही। गोइंग कंसर्न मतलब कि कंपनी बहुत सालों तक चलेगी, ये फॉलो कर रहा, तो अपन लोग सारी बैलेंस शीट हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बनाते। जब ये फॉलो नहीं हो रहा तो अपन लोग बैलेंस शीट एनआरवी बेसिस के ऊपर बनाते, मतलब बेसिक जितना पैसा आने वाला है उसके ऊपर अपन सारे एसेट्स लिखते हैं। जैसे 17 साल पहले एक 17 लाख रुपए का हमने लैंड लिया था, वो आज भी हमारे बैलेंस शीट में 17 लाख का ही है। ठीक है, क्योंकि गोइंग कंसर्न है तो अपन लोग उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बैलेंस शीट आगे लेके जाते हैं। लेकिन जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन नो लॉन्गर होल्ड्स ट्रू, मतलब कंपनी बंद होने वाली है ऐसा आपको दिख गया, तो बैलेंस शीट के अंदर वो 17 लाख के लैंड के आपको आज की उसकी एनआरवी लिखना पड़ेगी, मतलब आज की उसकी वैल्यू लिखना पड़ेगी। मतलब कि कभी कभी नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। कब? अगर कुछ ऐसा इवेंट होता है जिसके कारण अब कंपनी डबल से शुरू ही नहीं हो सकती, कंपनी को बंद करना पड़ रहा है। इतना बड़ा भूकंप है जिसके अंदर कंपनी पूरी डिस्ट्रॉय होगी, अब कंपनी डबल से खड़ी नहीं हो सकती, तो अब उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब उसके लॉस को पिछले साल में प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 1 क्या बोल रहे? While preparing the final accounts for the year ended 31/3/11, कंपनी मेड अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% का अपन ने बनाया था। लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2011 डेटर ऑफ 2 लाख हैज सफर्ड हेवी लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। एक डेटर के यहाँ पे अर्थक्वेक आया, उसका लॉस इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं था और अप्रैल में वो बैंकरप्ट हो गया। मतलब क्या हो गया? अप्रैल में वो इतनी पोजीशन खराब हो गई कि उसके पास में कुछ भी पैसा नहीं रहा, इंसॉल्वेंट हो गया। क्या कंपनी ने पूरा लॉस प्रोवाइड करना चाहिए डेटर की इंसॉल्वेंसी का? यस। क्यों? क्योंकि पहली बात देखो ये क्या है? ईओएबीडी। ईओएबीडी सर ये क्यों ईओएबीडी है? देखो इवेंट कब हो रहा? मार्च के बाद में, ठीक है, अप्रूवल के पहले ईओएबीडी तो है ही। अब क्या हो रहा? अप्रैल में एक ऐसा इवेंट हो रहा जो कि ऑलरेडी जो कंडीशन एग्जिस्टिंग है मार्च में पता था कि डेटर एक पैसा नहीं दे रहा, उसको सिर्फ सब्सटेंशिएट कर रहा, उसके बारे में ज्यादा एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा क्या? तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? ऑफ कोर्स ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? इट इज अ वेरी मच एडजस्टिंग इवेंट। पहले बात क्या करना, देखो कोई भी एएस का क्वेश्चन लिखते समय पहले आपने क्या करना चाहिए? उस एएस को डिस्कस करना चाहिए जिस एएस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन, जैसे कि एएस 4 का क्वेश्चन है। एएस 4 के अंदर क्या लिखते हैं अपन? एएस 4 में लिखते हैं कि ऑल द एसेट्स इन लायबिलिटी शुड बी एडजस्टेड फॉर द इवेंट्स occurring after balance sheet date that provide additional evidences to assist the estimation of amounts relating to balance sheet date। मतलब AS4 क्या है? एडजस्टिंग इवेंट्स के बारे में बताता है जिनकी कंडीशंस ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है बैलेंस शीट डेट पे। उसके बाद में क्या है? क्वेश्चन की केस को डिस्कस करो। क्वेश्चन के अंदर जो केस दिया है कि एक डेटर था, इंसॉल्वेंट हो गया, ये सब चीजें क्वेश्चन में दिया रहता। फरवरी में उसके पास में पैसा नहीं था, उसके अर्थक्वेक हो गया, पैसा नहीं बचा, और अप्रैल में वो
अप्रैल में वो फॉर्मली बैंकरप्ट भी हो गया। ये सब बातें बताओ। तीसरे इसमें बताओ फिर आप लोगों का कि अपन लोग ये सब चीजों की ट्रीटमेंट क्या करने वाले हैं। डेटर हो गया बैंकरप्ट अप्रैल में, तो अब अपन ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अपन एडजस्ट करेंगे, बैड डेट प्रोवाइड कर देंगे मार्च में। और चौथे इसमें आप लोगों को जो कंक्लूजन आप लोग दे सकते हैं वो आपने देना चाहिए। मतलब 4 पॉइंट्स के अंदर अपन लोग एएस के आंसर लिखते बेटा। एएस 4 मतलब कोई भी एस है, एएस डिस्कस करो, क्वेश्चन की केस डिस्कस करो, आपकी ट्रीटमेंट डिस्कस करो, और फाइनल लेवल पे आपका कंक्लूजन डिस्कस करो। इस तरीके से आपका 4 मार्क का क्वेश्चन तैयार हो जाए। समझ में आ रहा? तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। ड्यूरिंग ईयर 12-13 राज लिमिटेड वाज sued by कंप्यूटर फॉर 15 लाख फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, हमारे ऊपर सामने वाले ने केस दाखिल करी, 15 लाख रुपए का हमारे ऊपर दावा डाला कि हम उनका ट्रेडमार्क चोरी कर। हमारे लॉयर क्या बोलता, बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द कंपनी लीगल काउंसिल राज लिमिटेड प्रोवाइडेड सम फॉर 10 लाख। हमारे लॉयर ने बोला कि आप लोग 10 लाख रुपए प्रोवाइड कर दो, तो हमने 10 लाख रुपए हमारे मार्च क्लब के बैलेंस शीट में प्रोवाइड भी कर डाले। ठीक है, 18/5/13 को क्या हुआ, कोर्ट ने उनके फेवर में डिसाइड करा, हमारे कंप्यूटर के, मतलब हम लोग केस हार गए। तो अब हमको 15 लाख नहीं, कोर्ट ने बोला आपको 14 लाख रुपए देना चाहिए। ठीक है ना। कोर्ट का डिसीजन कब आया, 18/5/13 को, आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ डायरेक्ट अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्या ये ईओईबीडी है? हाँ। तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट भी है? हाँ। क्यों? देखो, क्योंकि अपने को पहले ही पता था अपन लोग शायद हरने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अपन 10 लाख का प्रोविजन पहले ही कर दिया था। ठीक है ना। अब हमको पक्का पक्का पता चल गया कि हम हर गए, तो फिर तो प्रोवाइड करना ही चाहिए। तो ये भी क्या हो गया आप लोगों के लिए, एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी has filed a legal suit against the debtor from whom 15 lakh is recoverable। हमको एक आदमी से 15 लाख रुपए लेने थे, वो पैसे नहीं दे रहा था, इसके लिए हमने उसको जरा केस दाखिल करा। हमारा लीगल काउंसिल क्या बोलता है, चांसेस आर नॉट गुड, मतलब लीगल टीम ने पहले बोल दिया कि पैसे मिलने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो क्या आपने अपन ने प्रोवाइड करना चाहिए पूरे 15 लाख? कहा हो। क्यों? क्योंकि आपको पहले से मालूम है, पहले से ही पता है कि पैसे आने वाले नहीं है, तो आप लोगों ने तो पहले ही प्रोवाइड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, X Limited invested ₹100 lakh in Y Limited in April 2010, but negotiation started in January. As per AS4, in which FY should X Limited account for? क्या हुआ, हम एक 100 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदे, कब? अप्रैल 2010 में, जिसके बारे में ऑलरेडी बातें चालू थी जनवरी से। तो क्या है ये, हम 31 मार्च वाले बैलेंस शीट में ले लेंगे या अगले साल में लेंगे? तो इसका आंसर ये है कि हम लोग अगले साल में इसको अकाउंट फॉर करेंगे। ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। सर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट कैसे हुआ? बेटा देखो, कि आपकी किसी से बात चालू है, इसका मतलब कि आपका ट्रांजेक्शन हो गया क्या? आपने सामने वाले को एडवांस दे दिया क्या? नहीं। बात चालू है, निगोसिएशन चालू है, निगोसिएशन बहुत लोगों से चालू रहता है। इन कोर्स ऑफ बिजनेस 50 लोगों से, 50 लोगों से, 10 लोगों से, बहुत लोगों से अपना ट्रांजेक्शन बिजनेस चालू रहता, बहुत लोगों से निगोसिएशन चालू रहता। कोई अपन भी किसी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एकदम से खरीद लेंगे क्या? नहीं। निगोसिएशन चालू है मतलब प्रॉपर्टी खरीद लिया क्या? नहीं, खरीदी तो अप्रैल में, अप्रैल में खरीदी तो फिर अगले साल में उसका रिकॉर्डिंग होगा। ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है। निगोशिएशन मतलब लेना नहीं है, निगोशिएशन करना मतलब प्रॉपर्टी खरीद ली, इसका फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। निगोशिएशन, आप दुकान पे जाते, मोबाइल की 10 दुकान पे अपन लोग घूमते कि क्या भाव है, यहाँ क्या भाव है, यहाँ क्या भाव है, यहाँ क्या भाव है, यहाँ क्या भाव है, कि हर एक को अपन लोग भाव पूछते, भाव पूछते यानी कि पक्का हो गया क्या? नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो। निगोशिएशन डज नॉट अमाउंट टू ट्रांजेक्शन, निगोशिएट करना मतलब खरीदना नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 5, वाटर लिमिटेड एंटर इनटू अ सेल डीड फॉर परचेस ऑफ बिल्डिंग इन जनवरी 2011। जनवरी 2011 कुछ हम सेल डीड में एंटर हो गए, मतलब एग्रीमेंट टू सेल अपना ऑलरेडी हो गया। एग्रीमेंट टू सेल ऑलरेडी जनवरी में हो गया, मतलब खरीदना पक्का हो गया। एग्रीमेंट मतलब टोकन दे दिया, विसार हो गया। विसार हो गया मतलब हमने एडवांस दे दिया, हमारा पक्का हो गया खरीदना। सेल डीड का सिर्फ रजिस्ट्रेशन बाकी है। रजिस्ट्रेशन कब हो रहा? अप्रैल के अंदर, मतलब नेक्स्ट साल में रजिस्ट्रेशन हो रहा। लेकिन एडवांस देना, टोकन देना, विसार चिट्ठी करना, एग्रीमेंट टू सेल करना, सब पहले ही हो गया था। तो अपन अब कौन से साल में इसको रिकॉर्ड करना चाहिए? लास्ट ईयर में, मतलब 31 मार्च वाला जो पिछला साल था उसके अंदर ही अपन लोगों ने इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। सिर्फ ऊपर तो आपने बोला नहीं करना, इधर क्यों? क्योंकि इधर ऑलरेडी एग्रीमेंट टू सेल हो गया था, सेल डीड में ऑलरेडी आप लोग एंटर हो गए थे। सिर्फ रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन बाकी था, मतलब पैसे का देन देन सब कुछ हो गया था, एग्रीमेंट टू सेल सब कुछ हो गया था, सिर्फ रजिस्ट्रेशन बाकी था। रजिस्ट्रेशन अगले बार हुआ। तो ये एसेट करके आप पिछले साल मिलेंगे कि नए साल मिलेंगे? सर हम पिछले साल में चीज को सेल करके या फिर परचेस करके बता देंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ऊपर वाला नॉन एग्जिस्टिंग था, ये एडजस्टिंग इवेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 ये आप लोग देख सकते हैं आराम से घर पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग देख सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, ये भी नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है। ठीक है, ऊपर वाला भी नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है। ये ऐसी कंडीशन बता रही कि जैसे हम हमारा काम है पाइपलाइन डालने का। ठीक है, मई महीने में हमको ऐसा पता चला कि बारिश बहुत आ रही है, तो हमको पाइपलाइन डालने के लिए ज्यादा पैसा लगेगा। मई महीने में पता चला ज्यादा पैसा लगेगा, तो इसके लिए पिछला साल एडजस्ट करना है क्या? नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है उसके जैसा ही 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, सब एक जैसे ही क्वेश्चंस है। 9, 10, 11, 12 सारे एक जैसे क्वेश्चन है, सब अर्थक्वेक से रिलेटेड है, फिर गोइंग कंसर्न असम्पशन को जो अफेक्ट करने वाले वैसे वाले क्वेश्चन है। अर्थक्वेक है डिस्ट्रॉयड मेजर वेयरहाउस ऑन 20/5/2012। अकाउंटिंग ईयर एंडेड ऑन 31/3। बुक्स ऑफ अकाउंट अप्रूवल ऑन 30/6, मतलब ईओईबीडी तो है। लॉस फ्रॉम अर्थक्वेक इज एस्टिमेटेड एज 30 लाख। स्टेट विथ रीजन वेदर लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक इज एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग एंड हाउ इट इज डिस्क्लोजिंग कंपनी। देखो क्या हो रहा कि पहली बात तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन अगर ये गोइंग कंसर्न असम्पशन को अफेक्ट करने वाला होगा तो अपन लोग को इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या? तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? इफ द अर्थक्वेक, इफ द लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक is of such magnitude that it is affecting the substratum of the enterprise, या फिर it is affecting the enterprise on a very large scale, और ऐसा जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न assumption इनवैलिडेट हो रहा, अफेक्ट हो रहा, तो आपको बैलेंस शीट को एनआरबी बेसिस पे बनाना पड़ेगा और लॉस को एडजस्ट करना पड़ेगा। समझे क्या? कितने मैग्नीट्यूड का है कि कंपनी अब खड़ी नहीं हो सकती, फिर अपन को उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। If such events do not related to condition existing at the balance sheet date, बराबर है, नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है ना ये। The destruction of warehouse due to earthquake does not exist on balance sheet date. Loss occurred due to earthquake is not recognized in FY 2011-12. However, unusual changes affecting the existence or substratum of the enterprise after balance sheet date may indicate a need to consider the use of going concern assumption in preparation of financial statement. As per the information given in the question, यहाँ से important है, the earthquake has caused major destruction, therefore fundamental assumption of going concern is to be called upon. मतलब वो वैलिड नहीं रहा। Hence the fact the earthquake estimated loss is 30 lakh should be disclosed in the report of directors for the financial year. If the going concern assumption is invalid, then the assets is to be recorded as NR. मतलब दो व्यूज देना है आप लोगों को। पहला व्यू, अगर गोइंग कंसर्न असम्पशन ट्रू है तो आपको सिर्फ डिस्क्लोज करके छोड़ देना है, सिर्फ डिस्क्लोज करना। ठीक है, दोनों व्यूज बता देता मैं आपको। इफ गोइंग कंसर्न असम्पशन नो लॉन्गर होल्ड्स ट्रू, गोइंग कंसर्न ट्रू नहीं है, मतलब गोइंग कंसर्न इनवैलिड हो गया। अगर गोइंग कंसर्न असम्पशन इज इनवैलिड हो गया तो फिर अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग लॉस को प्रोवाइड करेंगे और बैलेंस शीट को एनआरवी पे बनाएंगे। समझ में आ रहा क्या? इफ गोइंग कंसर्न इज ट्रू, सिर्फ डिस्क्लोज करके छोड़ डालो, कुछ बड़ी बात नहीं है। छोटे मोटे लॉस हुए तो गोइंग कंसर्न ट्रू है,
बड़ा लॉस अगर है तो गोइंग कंसर्न इनवैलिड हो गया और लॉस को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको डिपेंड करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर दोनों व्यूज देने के, दो व्यूज देने के। गोइंग कंसर्न ट्रू है तो क्या करने का, गोइंग कंसर्न इनवैलिड है तो क्या करने का। इनवैलिड है तो लॉस को प्रोवाइड करना और एसेट्स को एनआरवी के ऊपर लेके आना। अगर गोइंग कंसर्न ट्रू है तो सिर्फ डिस्क्लोज करके छोड़ दो। ये देखो वो भी ये भी वही क्वेश्चन है, अर्थक्वेक है, लॉस इज बियॉन्ड रिपेयर, अगेन गोइंग कंसर्न नो लॉन्गर होल्ड ट्रू, लॉस को प्रोवाइड करना पड़ेगा, एडजस्टिंग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 भी है, अच्छा क्वेश्चन है। इंश्योरेंस कवर की बात चालू है यहाँ पे। कैसा, मेजर फायर हैज डैमेज्ड एसेट्स इन द फैक्ट्री ऑफ एक्स लिमिटेड 8 days आफ्टर द ईयर एंड, ये यहाँ पे लिखो बिफोर क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। The loss is estimated to be 16 crore after estimating recovery amount from the insurance company 24 crore। हमारा टोटल लॉस कितना हुआ 40 करोड़ का, उसमें से 16 करोड़ सॉरी 24 करोड़ कौन देने वाला है, इंश्योरेंस कंपनी। तो हमारे घर से कितना नुकसान हुआ 16 करोड़ का, मतलब इंश्योरेंस कंपनी का कवर है तो 16 करोड़ का नुकसान, तो इंश्योरेंस कंपनी का कवर नहीं है तो 40 करोड़ का नुकसान। समझे क्या है, टोटल लॉस 40 का, उसमें से 24 करोड़ कौन दे रहा, 24 करोड़ दे रही इंश्योरेंस कंपनी। तो हमारा घर से का लॉस कितना हुआ 16 करोड़ का, है ना। घर से हमारा लॉस कितना हुआ 16 करोड़ का। तो लॉस कितना हुआ 40 करोड़ का, इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलेंगे तो 40 करोड़ का, इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे तो 16 करोड़ का। अगेन आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन ट्रू है तो सिर्फ डिस्क्लोज करके छोड़ दो, और गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर ट्रू नहीं है तो लॉस को प्रोवाइड करो और बैलेंस शीट को एनआरवी बेसिस पे बनाओ। The present event does not relate to condition existing at balance sheet date. Hence, no specific adjustment is required in the financial statement for the year ended 31/3/11. AS4 requires disclosure in respect of past post-balance sheet events representing unusual changes affecting the existence or substratum of the enterprise at the balance sheet date. In the present event, loss of assets in the factory can be considered to be an event affecting the substratum of the enterprise. Going concern assumption no longer holds true. In such cases, asset liability should be adjusted. If loss does not affect the substratum of enterprise, then only disclosure is to be made. Same बात, अगर लॉस छोटा मोटा है और गोइंग कंसर्न अजम्पशन ट्रू है, लॉस छोटा मोटा है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन ट्रू है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डिस्क्लोज करके छोड़ दो। डिस्क्लोज इन्हें बात बता दो कि हमारे इतना इतना अर्थ हुआ, इतना इतना नुकसान हुआ। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो गया, गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो गया तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी वैसे ही है डबल से, 40% एसेट्स आपकी डिस्ट्रॉय हो गए फायर से और इंश्योरेंस कवर भी नहीं था। डबल से लिखो, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन होल्ड्स ट्रू और लॉस बेरेबल है तो डिस्क्लोज करके छोड़ दो। लॉस इज नॉट बेरेबल, इंश्योरेंस कवर भी नहीं है, लॉस भी बेरेबल नहीं, तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी वही है, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, बहुत बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई, रोलिंग मिल डिस्ट्रॉयड हो गई, एक्सटेंट ऑफ डैमेज वाज बियॉन्ड रिपेयर। तो ये भी क्या हो गया डबल से, एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, देयर वाज गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जून 11 इंक्रीजिंग द लिमिट ऑफ ग्रेच्युटी पेमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2011। ठीक है। अकाउंट्स वर अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन जुलाई 2011। Chief accountant is of the opinion that since change took place after balance sheet date, no effect should be given to the financial statement of 10/11। ठीक है। पहली बात यहाँ पे चेंजेस क्या करना चाहिए आप लोगों को, देखो देयर वाज गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इन जून 2011 इंक्रीजिंग द लिमिट ऑफ ग्रेच्युटी पेमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 24 2011। सितंबर से हम लोग ग्रेच्युटी का पेमेंट हर एम्प्लॉय को बढ़ाने वाले
है। ओके, अकाउंट्स कब अप्रूव हो रहे हैं? जुलाई 2011। ठीक है, ओके चलो देखो, ये है 31 मार्च जहाँ पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होते हैं, और ये है अकाउंट्स अप्रूव्ड इन जुलाई, मतलब ये हो गया 30 जुलाई, 30/7। ठीक है, इसके दौरान कोई इवेंट हो रहा क्या? हाँ, 31 मार्च के बाद में और 30 जुलाई के पहले एक इवेंट हो रहा है। कब? समझ लो कि 30/6 को इवेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है कि हमने लोगों का पेमेंट बढ़ा दिया। कब से? सितंबर 2011 से। ठीक है, ये अचानक से बढ़ा। 31 मार्च को मालूम था कि आप लोगों को पेमेंट बढ़ने वाला है, गवर्नमेंट ने बता के रखा था कि हम 31 मार्च को कि हम 30 जून को कोई नोटिफिकेशन लाने वाले हैं? नहीं, तो ये अचानक से हुआ इवेंट है। तो ये ऑल्दो ये ईओएबीडी है, ये ईओएबीडी है, लेकिन ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। दिस इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। समझ में आ रहा? ऑल्दो इट इज एन ईओएबीडी बट इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इसके बाद में हो रहा, इसके पहले हो रहा, लेकिन हो रहा, इसकी कंडीशन अवेलेबल नहीं थी 31 मार्च को, तो ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है। इनका आंसर अपने को मान्य नहीं, इन्होंने बोला हुआ एडजस्टिंग इवेंट है, बट दिस इज अ नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। ठीक है, इनको बराबर नहीं है जो रीजन है। ठीक, अपन जो भी ट्रीटमेंट करने वाली इसके अगले साल करेंगे। ओके, ठीक है, इसमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा हो सकता है कि देखो डबल से एक बार और देखना है क्वेश्चन को। ये हो गया 31/3/2011। ठीक है, सॉरी ये बात नोटिफिकेशन। ओके, 10/11। ठीक है, अपन कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं? 10/11 की बात कर रहे हैं। आई एम वेरी स्पेसिफिक, अपन लोग 10/11 की बात कर रहे हैं। हाँ, और जो ग्रेचुटी इंक्रीज हो रही है वो सितंबर 11 में हो रही है, मतलब इट इज फॉर 11/12, इसलिए अपन ने उसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोला है। तो अपन लोग एडजस्टमेंट कब करेंगे इसका? 11/12 के अंदर। 10/11 के अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी इसमें नहीं। तो आई रिपीट माई आंसर, इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। Some companies are notified for air pollution in the vicinity of historic building। ठीक है, हिस्टोरिक बिल्डिंग के पास में कोई कंपनीज थी जो पोल्यूशन कर रहे थे, उनको सरकार ने बोला था कि आप पोल्यूशन मत करो। एक सरकार लॉ लाने वाली थी जिसकी वजह से सारे यूनिट्स जो है वो हिस्टोरिक बिल्डिंग के आसपास के वो बंद होने वाले। ठीक है, कोर्ट प्रोसीडिंग शो एविडेंस दैट एससी विल डायरेक्ट सच यूनिट्स टू क्लोज डाउन। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? जब हमको मालूम ही है कि कोर्ट लेजिस्लेशन लाने वाली है, सर्टन दिया है, और एससी ने भी हमको डायरेक्ट करने वाली है कि बंद करना है, तो क्या हो गया? ये तो पक्का ही हो गया कि अपना काम बंद होने वाला है। क्यों? देखो, दो बातें हैं। एक तो एससी ने भी वर्डिक्ट दे दिया, और दूसरी बात सरकार भी लेजिस्लेशन लाने वाली है, लॉ लाने वाली है कंपनीज बंद करने के लिए। अगर मैं वो कंपनी हूँ हिस्टोरिक बिल्डिंग के बाजू की जो बंद होने वाली है, तो मैंने मेरे अकाउंट्स गोइंग कंसर्न अजम्पशन को ट्रू नहीं पकड़ के बनाना चाहिए। सभी चीजों को एनआरबी बेसिस पे लिखना चाहिए। समझ में आ रहा है कि मेरी, देखो ये है ताजमहल। ठीक है, ताजमहल है, ताजमहल के बाजू की जो बिल्डिंग्स है, कंपनीज है, उनको सरकार ने बोला पोल्यूशन बंद करो, हम लेजिस्लेशन लाने वाले हैं, आपकी कंपनीज बंद होने वाली है। ऐसा हमको पहले नोटिस आ गई थी। कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आ गया कि आपको कंपनीज बंद करना है। तो फिर मैं अगर वो कंपनी हूँ ताजमहल के बाजू की, सबने बोल दिया कि बंद करना ही है, तो मुझे अब गोइंग कंसर्न रहा कि मैं नहीं, तो मेरे को तो बैलेंस शीट को एनआरबी बेसिस पे बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। A Limited company closed its account on 31/3/11। Accounts for that period were considered approved on 20 अगस्त 2009। मतलब 31/3 से लेकर 20 नो 20 अगस्त, सॉरी 20 अगस्त तक company was engaged in laying pipeline for an oil company deep beneath the earth while doing the boring work on 1 नो, मतलब before approval of balance sheet by the board of directors। इट मेट विथ रॉकी सरफेस, ऐसा लिया है अपन ने, तो अपने को 80 लाख रुपए का ज्यादा खर्चा लगने वाला है। क्या खर्चे को एडजस्ट करना है क्या? नहीं, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्यों है? रीजन बिहाइंड दिस, आपको 31 मार्च को मालूम था कि पत्थर लगने वाले नीचे? नहीं, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट।
ठीक है, पक्का पक्का ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है। तो अब आप क्या करो, नोट्स को पढ़ो, वो सारे क्वेश्चन को गो थ्रू। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।